2022 में 13 कार दी थी एम्प्लॉइज़ को और अभी 24 में भी दी थी कार। ईयरली रेवेन्यू अबाउट 70 करोड़ का। अच्छा, आप आईपीओ भी लाए थे, इसके पीछे की क्या बैक स्टोरी है? जब मैं सोचता था कि टाटा, रिलायंस ये सभी लिस्टेड कंपनी है और ये सभी तो 5-7 जनरेशन के बाद ही लिस्ट होती है। उस टाइम पे लगा था कि मैं फर्स्ट जनरेशन में ही अपनी कंपनी लिस्ट करूँगा ही करूँगा। स्टीव जॉब्स, और जब उनको पता चला ना कि मुझे कैंसर है और मैं सिर्फ मैक्स टू मैक्स 5 साल ही जी पाऊंगा, उसके बाद भी उन्होंने क्या नहीं किया, दुनिया को क्या नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो 3-4 फैक्टर्स हैं जो आपको आपके अंदर होने ही चाहिए, तभी आप स्टार्टअप करो? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिंट विद आदित्य। और आज हम आए हैं अहमदाबाद और हमारे साथ हैं मिस्टर रमेश, जो कि है फाउंडर त्रिद्या टेक के एंड त्रिद्या ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, राइट? सो थैंक यू सर सो मच फॉर डूइंग दिस। पहली बात तो कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ मैं, आप कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने इस कंपनी को शुरू किया कैसे करा और क्या बैकग्राउंड था जो इस कंपनी के फाउंडिंग तक लीड करा आपको यहाँ तक लाने में? हाँ, ये कंपनी शुरू मैंने 2018 में की, लेकिन उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था। ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस था, ये मैंने 2004 में BIT कंप्लीट किया, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने मेरी करियर का स्टार्ट किया था, वो निशा टेक्नोलॉजी केम्बे ग्रुप की कंपनी थी, जिनके प्रमोटर IAS ऑफिसर संजय गुप्ता जी थे। और उसके बाद वहाँ 2 साल काम करके मैंने वहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे भी काम किए थे। जैसे कि मुझे अपॉर्चुनिटी मेरे करियर के स्टार्टिंग में भी एंटरप्राइज प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मिल गई थी कि अदानी का जो HRMS सॉल्यूशन था, तो उस पे मैंने काम किया था। फिर मैंने GSFC के लिए बहुत अलग अलग सॉल्यूशंस डिज़ाइन किए थे, जो अभी भी वहाँ पर चल रहे हैं। उस टाइम पे मैंने 2004-5 के अंदर जो डिज़ाइन किए थे, वो भी अभी GSFC में यूज़ हो रहा है, जो मेरा करियर का स्टार्टिंग था। तो वहाँ से फिर मैंने एक जॉब चेंज की थी और तत्वसॉफ्ट करके अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, जहाँ पर मैंने एज ए प्रोग्रामर ज्वाइन किया था। और वहाँ मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, मैं बेस्ट परफॉर्मर रहा हूँ वहाँ पर। तो उस वजह से मुझे प्रमोशंस फास्ट प्रमोशंस मिलते गए और प्रोग्रामर से सीनियर प्रोग्रामर, टेक लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिलीवरी हेड और कंप्लीटली ऑनरशिप ऑफ ए डिपार्टमेंट, वहाँ तक मैं अबाउट 4 साल के अंदर पहुँच गया था, ग्रो करके। हाँ, तो कहीं सॉरी मैं वो कट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या आपका हार्डवर्क की वजह से आप जल्दी ग्रो कर रहे थे? क्या रीजन था उसके पीछे? मेनली रीजन था कि हार्ड वर्किंग और स्मार्ट तो वर्क करना ही पड़ता है हर एक जगह, लेकिन सिर्फ स्मार्ट वर्क के साथ साथ जो मेरा हार्ड वर्किंग था, मैंने वहाँ पर जब मैं जॉब कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरी जो कभी कभी एवरेज आती थी, वो वर्किंग एवरेज जो थी वो 13 आवर्स थी, जो पर डे पूरे मंथ की। अच्छा, पूरे मंथ की अगर निकाले एवरेज, तो वो 13 आवर्स थी। क्योंकि उस टाइम पे मैं सिंगल था, तो और कोई उस टाइम पे तो उस टाइम पे यही था कि अभी ग्रो करना है, करियर बनाना है। और उसके साथ साथ जो भी चैलेंजेस कंपनी में क्लाइंट को आ रहे थे, तो मेरा यही मोटो रहता था कि हर रोज का काम हर रोज खत्म करके ही जाए। आज का काम अगर आज खत्म करके जाएंगे, तो कल नया काम फ्रेश माइंड से एकदम शुरुआत से कर पाएंगे और स्पीडली करेंगे। तो उस वजह से मेरा एवरेज भी ज़्यादा रही थी और कंपनी भी ग्रो, मेरे आने के बाद बहुत उस कंपनी में भी बहुत ग्रोथ मिला था। कंपनी को भी मिला और मुझे भी बहुत मिला।
दोनों को म्यूचुअल फ़ायदे मिले थे। जब मैंने इनिशियली मेरी मतलब जो मैं हार्ड वर्किंग कर रहा था, उसमें मेरी कोई डिमांड ऐसी नहीं थी कि मुझे माँगनी पड़ी हो। कंपनी ने जब भी मैंने कभी भी मतलब उस टाइम करियर में मैंने कभी भी जो ये नहीं बोला है कि मुझे इतना ग्रोथ चाहिए। मुझे सामने से ही मिला अभी तक। जब भी मैं जॉब करता था उस टाइम पे भी मुझे सामने से ही ग्रोथ मिला था, क्योंकि वो परफॉर्मेंस कोई भी है वो मेज़र करते हैं। तो ये मेरा हार्ड वर्किंग ही मैं बोल सकता हूँ कि इसी की वजह है जो यहाँ तक मैं पहुँचा। 2010 तक आपने बताया था, उसके बाद? हाँ, 2010 के बाद मतलब एक उसी कंपनी में तत्वसॉफ्ट के अंदर ही मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई कि हमें नया डिपार्टमेंट जो है वो मुझे टेक ओवर करना है। और वहाँ वो पहले उनकी वाइफ काजल मैम थी, वो धीमे-धीमे चालू कर रही थी, लेकिन वो नहीं स्टार्ट हो रहा था डिपार्टमेंट। तो फिर मैंने वो टेक ओवर किया और विथिन कपल ऑफ इयर्स वो उसमें हमने रेवेन्यू ईयरली रेवेन्यू अबाउट 7 सीआर कर दिया था और 100+ की टीम ग्रोथ हो गई थी जीरो से। तो वो भी एक अचीवमेंट था मेरे लिए भी और कंपनी को भी एक अच्छा ग्रोथ मिला था उसकी वजह से। और फिर मैंने एक एमएसपी मेरे पुरानी जो निशा टेक्नोलॉजी में जब था मैं, वहाँ पर मेरे कलीग थे अमित और जयेश। उन्होंने ऑलरेडी अपनी कंपनी स्टार्ट की हुई थी एमएसपी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी उनके साथ जॉइंट हो जाऊं और एज ए पार्टनर मैंने भी वहाँ पर ऑफर एक्सेप्ट की और वहाँ मैं एज ए पार्टनर ज्वाइन हो गया था। तो वो कंपनी भी अबाउट अभी स्टार्टअप थी और हमने उस कंपनी को भी मतलब साथ में मिलके वेरी सून एक दो कपल ऑफ ईयर में 100+ एम्प्लॉइज हाँ हो गए थे वहाँ पर भी। और फिर मुझे और कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था कि मैंने ऑलरेडी 2 कंपनियों को ग्रो स्क्रैच से 100+ बना दी है। तो उस वजह से एक और ऑफ़र मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। मतलब कि उनकी हम फ्रेंड्स बहुत ईयर्स से थे मेरे एक बिल्डर है। वो चाहते थे कि हम कुछ ना कुछ साथ में बिज़नेस करेंगे, लेकिन क्या करें वो कुछ नहीं आ रहा था कि तो फिर उन्होंने 2015 में मतलब दूसरे मेरे जो कॉमन फ्रेंड थे भावेश भगासिया, उन्होंने शालिग्राम ग्रुप के साथ मिलके हमने जॉइंटली एक आईटी कंपनी स्टार्ट की, शालिग्राम इंफोटेक। तो वो 2015 में हमने स्टार्ट की थी और उसमें हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो इस वजह से हमने टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट पे रखी थी। और उस कंपनी को अभी स्टार्ट 1 साल ही हुआ था, तो वो हमने उसमें भी अच्छा ग्रो किया और वो प्रॉफिटेबल और मतलब अच्छी रेवेन्यू कर रही थी। तो उस रेवेन्यू का यूटिलाइज़ेशन के लिए फिर हमने एक और अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आई, जिसमें 3 फाउंडर थे जो एडटेक के अंदर 4-5 साल से काम कर रहे थे। ये कौन सी ईयर की बात है? ये थी बात 2016-17। 16-17 ओके। तो उसमें उन्होंने उनको भी मतलब एक लीडर चाहिए था कि जो उनको मेंटर कर सके और उनको उनके स्टार्टअप को फंड कर सके, ऐसा इन्वेस्टर चाहिए था। तो मैंने बोला मैं दोनों में मैं हेल्प कर दूंगा, मैं ही आपको गाइड भी कर दूंगा, स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करूंगा और फंड उस टाइम पे हमारी कंपनी शालिग्राम इंफोटेक थी जो सरप्लस अच्छा कर रही थी। तो हमने वो जो अमाउंट सरप्लस थी वो हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो उसका मतलब उसमें शालिग्राम इंफोटेक ने शेयर होल्डिंग रखी थी 50% और 50% उन तीनों को जो प्रमोटर्स थे उनको दी थी एडटेक कंपनी। यस, एडटेक कंपनी में। तो एडटेक कंपनी में हमने एडटेक सॉल्यूशन बनाया था जो ईआरपी बोल सकते हैं हम। उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, फिर स्कूल्स, कॉलेजेस और प्रीलिमिनरी स्कूल्स, प्राइवेट ट्यूशन सबके लिए ये यूज़फुल था।
और उसमें इनोवेशंस भी बहुत सारे हमने किए थे। तो उसमें जब फास्ट ग्रो हो रहे थे हम, मतलब ये समझो कि हम एवरीडे नया एक स्कूल कॉलेज या कोई ना कोई इंस्टीट्यूट एवरीडे हम एक ऑनबोर्ड कर रहे थे, तो उस हिसाब से ग्रो कर रहे थे। और हमने 2021 तक 4 साल के अंदर उसमें अबाउट 2000 प्लस अलग अलग क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर दिया था, और 10 लाख प्लस यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे थे। Which is a very big number. यस, तो वो मतलब, और ये भी एजुकेशन इंडस्ट्री में उस टाइम पे इतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। फिर जब ये कोरोना आया, उस टाइम पे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया। उसका रीज़न था कि सबको अभी ये नीड हो गई थी। पहले वो लग्जरी के अंदर आती थी। Exactly. जैसे कि स्कूल वालों को हम फैसिलिटेट करें कि आपका अटेंडेंस है वो ऑटोमाइज करो, आपकी मार्कशीट है वो ऑटोमाइज करो, वो सब कुछ वो उनके लिए एक लग्जरी थी। और वो वही स्कूल कर रही थी जो मतलब कि चार्ज या अफोर्ड कर सकती थी। तो अभी ये सबके लिए एक नीड रिक्वायरमेंट हो गई, तो उस वजह से भी हमें फ़ायदा मिला था। लेकिन हमने जब कोरोना है उसके पहले ही हमने अबाउट 500 प्लस क्लाइंट तो हमने ऑलरेडी ऑनबोर्ड कर दिए थे, क्योंकि हमारा इनोवेशन की वजह से। और अभी सब जियो की वजह से सभी जो जियो आया उसके बाद सबके पास क्या फ़ोन आ गए थे, सबके पास डेटा फुल इंटरनेट की कमी नहीं थी। तो ये सभी जो माहौल थे उनकी वजह से उसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उसमें एग्जिट $3 मिलियन में हमने 2021 के एंड में एग्जिट भी ले लिया। तो उस एग्जिट की वजह से ग्रुप में कॉन्फिडेंस है और हम में भी और कॉन्फिडेंस है। फिर मैंने 2018 के अंदर त्रिद्या टेक चालू कर दी थी, उससे पहले। त्रिद्या टेक जो मेरी पहली थी कि जो फैमिली ओन कंपनी थी, जिसमें मैं मेरे साथ पार्टनर थे लेकिन फैमिली से ही, बाहर का कोई पार्टनर उसमें नहीं था। तो त्रिद्या टेक स्टार्ट की और उसी में भी हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, इसलिए इस तरह से हमने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बाइफरकेशन स्ट्रक्चर वगैरह रखे थे। और त्रिद्या टेक स्टार्ट करने के बाद मतलब मुझे बेनिफिट्स मिले थे, मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा नाम ऑलरेडी अहमदाबाद के अंदर इतना अच्छा हो गया था कि मुझे एम्प्लॉइज़ हायर करने में एक बेनिफिट मिलता था कि कोई भी मुझ पे ट्रस्ट कर सकता था। तो उस वजह से मुझे टीम बनाने में एक कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन हर एक जगह हमने क्लाइंट्स नए एक्वायर किए और नए क्लाइंट के साथ ही हम ग्रो हुए। तो त्रिद्या टेक के अंदर 2021 के एंड तक हमारी टीम भी वहाँ पर भी 100 क्रॉस कर चुकी थी। और उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक ग्रोथ तो मैंने बहुत सारे कर लिए थे, फिर मैंने इनऑर्गेनिक ग्रोथ का सोचा। और मैंने छोटी-छोटी कंपनियाँ थी जो अहमदाबाद के अंदर, जो जैसे कि 30 लोगों से अटक जाती थी, 30 लोगों के बाद फिर ग्रो नहीं हो कर पा रही थी। इस तरह की कंपनियां ढूंढी और उनको एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ओके। 2021 में 21 के एंड में, ठीक है, 21 के एंड में मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। और तो मैंने अभी तक अबाउट 8 से 10 कंपनियां एक्वायर भी कर ली है। स्मॉल स्केल की 30 से 50 लोगों के, 30 से 50, और एक बड़ी भी की है अबाउट 100 प्लस एम्प्लॉय वाली भी एक की है। और मीनवाइल हमने 2020 के अंदर एक और प्रोडक्ट बनाई थी, अमृत करके, उसका नाम अमृत था लेकिन वो था स्मार्ट वाटर मीटर। जो वाटर अगर कहीं पाइपलाइन है वहाँ पर हमने लगा दिया तो उसका रियल टाइम वाटर क्वालिटी, फिर फ्लो, तो वो सब कुछ IoT बेस्ड मशीन बनाया था। और हमने यहीं पे, हमारी लेबोरेटरी भी यहीं थी, हमने असेंबल भी यहीं पे किया, प्रोग्राम भी यहीं पे किया था उसका। हमने पार्ट्स मंगवाए थे चाइना से, सेंसर्स वगैरह,
और वो सब कुछ पार्ट्स से हमने असेंबल करके बनाया था वो। और उसमें हमें मतलब एक प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से, पायलट प्रोजेक्ट। अलग अलग इंडिया में अलग अलग रीजन में 25 गांव में वो मीटर लगाना था। और उसमें हम 200 पार्टिसिपेंट थे, उसमें हम टॉपर रहे थे। 200 पार्टिसिपेंट्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 50 लाख का अवार्ड भी दिया था उसमें, उस प्रोडक्ट के अंदर। तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि वो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह जो रहता है वो इन्वेस्टमेंट ही है। तो उसमें मैंने 2022 के अंदर, 22 के एंड तक उसमें भी एग्जिट ले लिया। मेरा हिस्सा उसमें 50% था और 50% एक वर्किंग पार्टनर था। तो मैंने मेरे पार्ट में एग्जिट ले लिया, क्योंकि उस कंटिन्यूस वो प्रोडक्ट है वो और इन्वेस्टमेंट डिमांड कर रही थी। तो फिर नितिन गजेरा करके सूरत बेस्ड मतलब बिजनेसमैन है, उन्होंने ये कंपनी को टेक ओवर किया था। तो फिर वो मैंने 2 एग्जिट ऑलरेडी लिए थे और बहुत सारे एक्विजिशंस किए आईटी के अंदर। और आईटी में तो हमने एक्विजिशंस और टोटल टीम जो ग्रो किए वो मिला के अभी अबाउट 1000 एम्प्लॉइज है, टीम है। ये आईटी का ग्रोथ है। आईटी में अच्छा करने के बाद मैंने और भी बिजनेसेस में सोची कि चलो ये, और मेरा रहता है कि मैं रिस्क है ना डाइल्यूट करता हूँ कि रिस्क अगर जैसे कोई एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, किसी एक बिजनेस के। सिमिलरली मैंने सोचा कि चलो ये तो हम डाइल्यूट कर ही रहे, तो कोई एक बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहे। तो फिर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस स्टार्ट किया, रिटेल में बिजनेस स्टार्ट किए, होटल्स में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया। तो और टोल टैक्स, तो ये मल्टीपल लाइंस में हम, और माइंस, तो ये मल्टीपल लाइंस में हम मतलब अभी है त्रिद्या ग्रुप काम कर रहा है। तो जैसे कोई कभी ना कभी कोरोना आ गया, जैसे सिचुएशन आ गई कोरोना जैसी, तो एक बिजनेस में अगर डाउन आ रहा है तो दूसरा बिजनेस सपोर्ट करेगा। और यही स्ट्रेटेजी है कि अगर किसी कंट्री है, जैसे कि यूएसए ने डिसीजन ले लिया कि अभी आईटी का एक्सपोर्ट बैन कर नहीं करेंगे, आउटसोर्स, हाँ, गवर्नमेंट आई और उन्होंने डिसीजन लिया कि आउटसोर्स नहीं करेंगे। तो अगर हम एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड है तो हमारा बिजनेस नेक्स्ट डे से शट डाउन ही करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी मैं रखता हूँ कि मतलब उसकी वजह से ये होता है कि हम जो मतलब एक ही जगह से फोकस नहीं करते, तो उसकी वजह से हमारा ग्रोथ थोड़ा कम होता है। रीजन है कि हम एक ही जगह अगर फोकस करें तो जो ग्रोथ है, फिर भी हमने तो ग्रो किया ही है, लेकिन एक ही जगह जहाँ पर हमारे पास पूरा नॉलेज है, जिस रीजन का, जिस कंट्री का, वहाँ पर हम रिपीटेडली बिजनेस वहीं पे नई नई टीम्स बनाए और वहाँ पर सेल्स ज़्यादा एफर्ट डाले, तो वहाँ बिजनेस ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन वो एक रिस्क भी रहता है कि अगर वहाँ से बंद हुआ तो फिर पूरा बंद हो जाएगा। और तो हमारे सामने एग्जांपल्स में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट कर रही थी वो बंद हो गई। यस, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं, जैसे नोकिया हो गया, कोडैक हो गया, बहुत और भी बहुत एग्जांपल। यस, तो वही है कि अगर, तो उसी की वजह से, जैसे अभी सैमसंग का एग्जांपल ले लो, सैमसंग को कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि सैमसंग के पास सिर्फ फोन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। वो मतलब सैमसंग क्या नहीं कर रहा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन सॉर्ट ऑफ टाटा ग्रुप है सैमसंग वहाँ कोरिया में और अलग अलग कंट्रीज में। हाँ, तो कोरिया की मतलब 20% जीडीपी सैमसंग के वजह से आ रही है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरे सभी बिजनेसेस में है, मतलब सैमसंग। तो उसी तरह से जैसे कि मैंने भी सोचा कि चलो एक ही बिजनेस अच्छा है कि मल्टीपल करे बिजनेस। तो और मैं एम्प्लॉइज को खुश रखने की ट्राई करता हूँ मैक्सिमम, कि उनके प्रॉब्लम्स जो भी हो वो सॉल्व करें। बीच में न्यूज़ भी आई थी कि आपने कार भी उन्हें गिफ्ट करी, मैंने देखा था। मतलब 2022 में 13 कार दी थी एक साथ एम्प्लॉइज को, और अभी 2024 में भी दी थी कार।
लेकिन वो अभी हमने मतलब पब्लिश नहीं किया है वो भी। तो अभी टोटल हम सोच रहे हैं कि हर साल जो बेस्ट परफॉर्मर है उनको हम देंगे कार्स। तो अभी तक हम 26 कार्स एम्प्लॉयज़ को दे चुके हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हाँ ज़्यादातर क्या होता है कि लोग अपनी ग्रोथ पे तो फोकस रखते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ या उनको खुश करने में फोकस नहीं हाँ करते। तो आप ये चीज़ आई थिंक एक चेंज ला रहे हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। यस। अभी रेवेन्यूज़ में हम क्या कर रहे हैं? रेवेन्यूज़ के अंदर हम जैसे कि आईटी के अंदर त्रिद्या टेक का लास्ट ईयर का हमने अचीव किया था 33 करोड़। ओके। और आईटी के अंदर ग्रुप लेवल पे हम अबाउट 70 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कर रहे हैं। राइट। उसमें मेजर शेयर्स त्रिद्या का है राइट। जो आईटी के अंदर लेकिन फिर भी ओवरऑल ग्रुप के अंदर 70 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं टेक वाली यस। और मतलब आईटी के अंदर आईटी और नॉन आईटी के अंदर हम मंथली हमारी वेजेस जो जा रही है ग्रुप की वो 7 करोड़ के आसपास तो मंथली हम सैलरी कर रहे हैं। तो ये एटलीस्ट हमारा अभी क्या ग्रुप के अंदर इतना रेवेन्यू तो कहीं से भी हमें लाना पड़ता है। राइट, कि जो हमें मतलब ये कॉस्ट तो हमें ये कॉस्ट तो हमें, और ये कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है कि अगर हम कंपनी में बिजनेस नहीं आया तो भी हमें करनी ही पड़ेगी। जैसे कि और दूसरा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो वहाँ पर ऑर्डर नहीं मिले तो रॉ मटेरियल परचेस नहीं करना पड़ेगा। तो उनकी कॉस्ट है अगर ऑर्डर बिजनेस के हिसाब से कम हो जाती है। अगर ज़्यादा ऑर्डर से तो रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेस करना एक्सपेंस ज़्यादा है, कम ऑर्डर है तो एक्सपेंस कम है। लेकिन हमारे यहाँ फिक्स है, फिक्स्ड है कॉस्ट कि कॉस्ट तो यही रहेगी अगर ऑर्डर्स आपके पास हो या नहीं हो। तो ये एक बिजनेस मतलब ये बिजनेस भी अच्छा है, नया टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर ये एक कंटिन्यूस हमें बिजनेस लाना पड़ता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछना रहा था कि अगर कोई भी, कि हमारी जो ऑडियंस है वो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, हाँ। अगर कोई ये देख रहा हो, क्योंकि आपने इतनी सारी कंपनीज शुरू करी, काफियों में इन्वेस्ट भी करा, हाँ। तो आपको मतलब क्या लगता है कि क्या वो 3-4 फैक्टर्स हैं जो आपको आपके अंदर होने ही चाहिए, हाँ। तभी आप स्टार्टअप करो? हाँ, तो जैसे कि आपके अंदर एक तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। दूसरा हार्ड वर्किंग करने की तैयारी होनी चाहिए कि मतलब अगर आप यंग हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपके पास अभी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं है जी, तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब तक आपके पास चांस है वो अपॉर्चुनिटी चली नहीं जानी चाहिए। तो आप भले जॉब के अंदर उसका यूज करो या आप खुद का स्टार्टअप, लेकिन अभी जो जितना मतलब आप यंग एज में जब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तब जितना हार्डवर्क कर पाओगे उतना हार्डवर्किंग शायद आप बाद में ना कर पाओ। तो अभी हार्डवर्क एक बहुत ज़रूरी है और ये आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। फिर जैसे कि आप अगर कुछ काम हाथ में ले रहे हो उसकी डेडलाइन होनी चाहिए। और वो डेडलाइन कैसे भी करके अचीव करो, ठीक है, वो मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं मेरी डेडलाइन हर रोज की रखता था मैं। अच्छा, डेली डेडलाइन बनाता और वो मैं मिस नहीं करता था, क्योंकि नेक्स्ट डे हम जब ऑफिस में जाए तो हमारा माइंड फ्रेश हो, हम कुछ नया सोच सके। ठीक है। तो और मतलब अब घर पे जाए तब चैन की नींद सो सके। दो चीजें, पूरा दिन का काम। हाँ, कि मेरा अभी काम कुछ बाकी नहीं रहे तो घर पे नींद नहीं आने की। अभी भी मतलब बहुत लोग है कि जो एंजाइटी की टेबलेट मतलब दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन मुझे अभी तक नींद करने के लिए कभी भी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ा। मैं बेड पे सोया तो 10 मिनट के अंदर नींद आ ही जाएगी। तो ये है कि आपके पास मतलब आप टेंशन लेके मत जाओ। जॉब के अंदर क्या आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। राइट। जॉब आपकी 1 महीना होगा तो आप आपके बॉस से सैलरी मांग सकते हो कि मुझे सैलरी दो। राइट। उनका बिजनेस हुआ है नहीं हुआ है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उसका रेवेन्यू वो किस तरह से बिजनेस चला रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं तो फिर भी कहूँगा कि सबको बिजनेस करना चाहिए अगर आपके पास पेशेंस हो और आपके बिजनेस या आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं हो। राइट। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट हो तो आपको बिजनेस का रिस्क लेने से पहले सोचना चाहिए। फिर भी अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो
तो मुझे नहीं लगता कि बिजनेस के अंदर भी कोई फेल हो होगा। सकता है, राइट। सब अगर हार्ड वर्क करे और मतलब फोकस्ड होना चाहिए कि क्या करना है हमें, हमारा विजन होना चाहिए हमें। जब हम जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो Right. उससे पहले हमारे टेस्ट केसेस रेडी होते हैं राइट, कि हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया, राइट, तो दो ही उसमें यूजर नेम और पासवर्ड, राइट, दो ही चीजें, राइट, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा टेस्ट केसेस लगते हैं जी, कि किस तरह का यूजर नेम होना चाहिए Right. तो अलाउ करे, क्या पासवर्ड की क्या क्या Right. वैलिडेशंस होने चाहिए। फिर अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड में से कुछ भूल गया है Right. तो ऑप्शंस क्या। तो उसके पीछे जो टेस्ट केस या दिमाग लगाना पड़ता है ना, कि ये एक फॉर्म तो कोई भी बना सकता है, लेकिन Right. उस फॉर्म के पीछे अगर वो एक केस सक्सेस नहीं हुआ तो क्या, ये सक्सेस नहीं हुआ तो क्या। Okay. तो वो हर एक के पीछे तो का हमारे पास आंसर होना चाहिए, राइट, राइट। तो ही आप बिजनेस करो। अच्छा, अभी आपने गोल्स की बात करी थी कि जैसे आप डेली डेडलाइन बनाते थे, तो आप गोल्स डेली बनाते थे या कैसे, मतलब गोल्स कैसे बनाए आदमी? उस टाइम पे जब मैं डेली के गोल्स बनाता था, जी। उस टाइम पे तो क्या था कि हमें डेली का टास्क मिलता था क्लाइंट की ओर से। जी, तो वो डेली का टास्क मिलता था और वो टास्क की डेडलाइन होती थी डेली या वीकली। अच्छा, ओके, तो मतलब ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं थे हमारे पास राइट, जब मैं स्टार्ट कंपनी में कर काम रहे कर रहे थे कि हम 1 साल का टाइमलाइन लेके चले। तो उनके पास उनके लाइव प्रोडक्ट्स थे, राइट, राइट, मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे वो लाइव, उनके लाइव साइट्स थे। जी, तो जो भी करना था, जैसे कि कोई रिक्वायरमेंट आई क्लाइंट की, जी, तो इमीडिएट इम्प्लीमेंट करनी रहती थी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक मिलता था। तो उस हिसाब से मैं प्लान करता था और प्लानिंग के साथ अपनी टीम को भी टास्क एलोकेट करके टीम को भी बिठाता था, लेकिन अगर टीम में से किसी को अर्जेंसी हो तो मैं खुद भी कर लेता था। तो उस तरह से। और अभी तो मेरा जैसे अभी बिजनेस के अंदर मेरा विजन रहता है, मैं मतलब कि ईयरली गोल बनाते हैं ओके, कि हमें ईयरली क्या करना है। तो मतलब अभी मेरा जैसे कि ग्रुप लेवल के रेवेन्यू में मुझे हर साल एटलीस्ट पूरे ग्रुप को एटलीस्ट 30% ग्रो करना है। ये मेरा विजन अभी है कि ये मैं ईयर ऑन ईयर, और लास्ट जब से बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये कोई भी ऐसा साल नहीं हुआ कि हमने 30% ग्रो नहीं किया हो, उससे ज़्यादा ही किया है। तो ये एक अभी तो मेरा विजन रहता है कि ग्रुप को ग्रो करो, और डायरेक्शनल आईटी हो, दूसरे बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस में ग्रो करो। मैं फिर भी इवेल्यूट बहुत अच्छी तरह से करता हूँ कोई भी नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फिर भी कहीं ना कहीं तो हमें कोई ना कोई बिजनेस में लॉस भी आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही नहीं। रिस्क है मुझे लगता है। हाँ। आप एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ शुरू कर रहे हो या करने जा रहे हो, हाँ, रिस्क तो है ही, हाँ, रिस्क तो बट है। वो प्लानिंग से आप मिटिगेट कर सकते हो। हाँ, मिटिगेट कर सकते। अच्छा, अगर कोई कुछ शुरू कर रहा है तो कितना टाइम फ्रेम लेके चले कि यार हाँ, इतने साल तो मुझे इसमें देने हैं, हाँ, बिना विदाउट रेवेन्यू या कुछ भी? आप अगर काम करें तो जरूरी नहीं है ना कि आपको तुरंत ही रेवेन्यू मिलने लग जाए। नहीं, आपका विजन तो डे वन से होना चाहिए कि मैं 1 साल के बाद कितना रेवेन्यू करूंगा, ठीक है, और 1 साल 2 साल के बाद कितना रेवेन्यू करूंगा। तो आपका प्लानिंग होना चाहिए, ओके, और वो प्लानिंग के हिसाब से अगर 1 साल के अंदर आपने अचीव नहीं किया तो आपको सोचना मतलब कि चलो आपने प्लानिंग, जैसे कि आपने ये किया है कि मैं 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल बना दूंगा और अच्छा प्रॉफिट आएगा, मतलब कि रेवेन्यू 10 करोड़ आएगी और उसमें से 4 करोड़ प्रॉफिट होगा, उसकी जगह 1 करोड़ प्रॉफिट थे तो अलग बात है। लेकिन आप 1 साल के बाद आपके पास जो फंड था वो 3 साल का बजट था और वो 1 साल में यूटिलाइज कर दिया, तो फिर अटक जाओगे। तो आपके पास प्लानिंग होना चाहिए कि 1 साल के बाद आप अटको नहीं। बिजनेस के अंदर यही है कि जिस दिन आप अटक गए ना, उस दिन आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा फिर। तो आपके पास ये प्लानिंग होनी चाहिए। आप कमाओ नहीं कमाओ वो कोई नहीं देखता, बिजनेस से ना रन होना चाहिए, बिजनेस बंद नहीं हो जाना चाहिए। तो वो प्लानिंग सिर्फ आपको बनानी चाहिए कि बिजनेस बंद नहीं। मतलब एक ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे कोई कुछ शुरू करना चाह रहा है तो
उसका एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए या वो करते करते एक्सपीरियंस गेन कर सकता है? जैसे आपका टेक में था तो आपने शुरू करा, आपको अच्छी ग्रोथ मिली, मान लीजिए कोई नॉन टेक आ रहा है तो क्या उसे उसमें करना चाहिए या पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए और फिर शुरू करना चाहिए? एक्सपीरियंस में तो कहता हूँ कि जैसे कि अगर आपकी फर्स्ट जनरेशन है जी, आपके फादर एंटरप्रेन्योर है तो Right. ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है कि बिजनेस नॉलेज थोड़ा बहुत आ जाता है राइट। कि किस तरह से बिजनेसेस रन करते हैं। अगर फर्स्ट जनरेशन है तो फिर आपको पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए। फिर लेना चाहिए। यस, किसी वो भी फील्ड में जरूरी अगर है। आप शुरू कर रहे हो हाँ, तो पहले तो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन पहले करिए। एक्सपीरियंस लेना चाहिए और आपके पास बिजनेस चलाने के लिए फंड भी इकट्ठा करना चाहिए। चाहिए। ओके। वो अलग, मतलब आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करे इस तरह से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, और अगर हम कुछ शुरू कर रहे हैं तो क्या पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं? कि जैसे अगर कोई जॉब कर रहा हो अभी, वो सोच रहा है कि यार चलो मैं कुछ शुरू करता हूँ। मजबूरी नहीं हो तो पार्ट टाइम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मजबूरी हो हाँ, तो अलग बात है कि पहले आप करो। राइट। लेकिन अगर आपके पास मजबूरी नहीं है राइट। तो जैसे कि आप सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से पार्ट टाइम कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके डिपेंडेंसी हो कि सैलरी नहीं आएगी तो मेरा घर नहीं चलेगा, ओके। तो फिर आप पार्ट टाइम करो भले। राइट। लेकिन अगर सैलरी पे आप डिपेंडेंट नहीं हो लेकिन आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, और एक मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज लगता है कि जो लोग बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो कुछ कैपिटल लगता है। हाँ। तो वो इनिशियल कैपिटल कितना होना चाहिए, या कि आप कम में भी शुरू कर सकते हो? काफी लोग कहते नहीं कि यार मुझे तो इतना ही पैसा चाहिए तभी मैं शुरू कर सकता हूँ, तो उसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस होते हैं? हाँ, वो मतलब सभी का बिजनेस नेचर अलग अलग है। जैसे कि आईटी बिजनेस अगर आपको चालू करना हो तो उसके लिए कोई कैपिटल नहीं चाहिए। कोई कैपिटल नहीं। अगर मतलब है तो अच्छी बात है, आप अच्छी तरह से ग्रो। मैंने तो कैपिटल लगा के बिजनेस चालू किया। लेकिन अगर नहीं हो तो आईटी के अंदर आप क्लाइंट ला सको और आप खुद प्रोग्रामर हो तो एक लैपटॉप ले लो और बिजनेस स्टार्ट शुरू कर दो। बस, कोई जरूरत नहीं, ऑफिस की जरूरत नहीं, घर से काम। तो आई थिंक करने वाले कर ही लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ये सोचते हैं यार ये कर लूंगा तो करूंगा, ऐसा कर लूंगा, तो वो नहीं हो पाता। नहीं, वो जरूरी नहीं। हाँ, मतलब कि आप मुझे 10 करोड़ दोगे तो ही मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूंगा, ऐसा जरूरी नहीं। बिजनेस जिसको चालू करना है वो कर ही लेगा। कर ही लेता, विल होनी चाहिए करनी। हाँ, यस। ठीक है, लास्ट में अगर आप कुछ फिर से एडवाइस देना चाहो मुझे या ऑडियंस को, जो भी क्योंकि देख रहे हैं वो काफी इंटरेस्टेड होते हैं, आपने इतने सारे बिजनेसेस किए तो उन्हें लगता है कि यार और क्या सीख लें। हाँ। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो आपको आज तक याद हो, जो आपको हमेशा काम आई हो? मुझे तो यही याद है कि कभी भी आप कुछ भी करो तो आपके पास मतलब ये होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ वो किसी को यूज हो, कोई भी, और उससे कोई ना कोई खुश हो। तो आप जो भी काम करो आप कंट्रीब्यूट करो। मैं तो बोलता हूँ कि जो आपका जो विजन होना चाहिए ना, तो वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए होना चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके पीछे आपको बेनिफिट मिलेगा ये मैं पक्का बोल सकता हूँ कि आई थिंक मनी के पीछे मत भागो। ज्यादातर लोग नहीं, आजकल मनी के पीछे भागना चाहिए, कि लेकिन मनी तो मिलेगी ही मिलेगी। मनी चीज ऐसी है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो आपके हिस्से की है, वो आपको मिलेगी। मैंने अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के अंदर आप सोच रहे हो कि मेरा बॉस है वो मुझे नोटिस नहीं कर रहा है, मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ, तो वो गलत बात है। कहीं ना कहीं वो नोटिस करे नहीं करे उससे आपको क्या लेना देना है। जो एक्सपीरियंस आप लेके जा रहे हो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब तत्व शॉप में जॉब स्टार्ट की थी तब मेरे वर्किंग आवर्स 30 वर्किंग आवर्स थे, एवरेज अगर निकाले। अगर 13 वर्किंग आवर्स के बाद भी मेरी सैलरी कट होकर आती थी। रीजन क्या था कि मैं ऑफिस के अंदर टाइम पे नहीं जाता था। अच्छा। इसकी वजह से मेरी सैलरी कट होती थी, लेकिन मेरा मोटिवेशन कम नहीं हुआ था। मैंने सोचा ठीक है, जो नॉलेज मैं ले रहा हूँ वो तो मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब भी
जाऊंगा तो वो नॉलेज में साथ में ही लेके जाऊंगा। तो आप जो मैं यंग जनरेशन को यही बोलता हूँ कि आप अपने लिए काम करो, आपकी कंपनी के लिए मत करो। जो भी कर, और वो सोचो भी मत कि मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, ये मत सोचो। आप काम करते हो, आप कर रहे हो, वो आपको काम आएगा ही आएगा। तो ये रिवॉर्ड के पीछे या मनी के पीछे जब जॉब कर रहे हो तब मत भागो, जब बिजनेस कर रहे हो तब ये सब कुछ आपको स्टार्टिंग में सीखो, जितना सीख सकते हो। अच्छा, आप आईपीओ भी लाए थे, उसके पीछे की क्या बैक स्टोरी है? और मतलब बड़ी बात है कोई आईटी कंपनी अपना आईपीओ लाए। हाँ, तो मतलब आईपीओ तो जैसे कि हमारी कास्ट आई है, उसके अंदर आज तक किसी ने, मतलब आप अगर शेयर बाजार में जाओगे ना तो 1-2% लोग होंगे जिन्होंने डीमेट अकाउंट खोले होंगे। तो उस वजह से जो मेरे अंदर एक ये था कि मुझे लिस्ट करनी है अपनी कंपनी। और लिस्ट तो जब पहले से मेरा विजन था, जब मैं सोचता था कि टाटा, रिलायंस ये सभी लिस्टेड कंपनी है और ये सभी तो 5-7 जनरेशन के बाद ही लिस्ट होती है। तो मुझे तो उस टाइम पे लगा था कि मैं तो लिस्ट करके ही रहूंगा ही उसमें ना, मैं फर्स्ट जनरेशन में अपनी कंपनी लिस्ट करूंगा ही करूंगा। तो वो विजन था और उसके पीछे ऑलरेडी मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ भी हाथ में लेता हूँ उससे पहले इवेल्यूएट करता हूँ। तो डिटेल में मैंने इवेल्यूएशन किया था उसका भी, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, मतलब कैसे लिस्टिंग हो। अगर मतलब अभी मैं ये कह सकता हूँ कि जो मर्चेंट बैंकर को जितना नॉलेज होता है उतना मुझे भी है। आपने इतना रिसर्च किया? हाँ, इतना रिसर्च। अगर किसी को लिस्ट करना तो मैं अकेले अपने दम पर करवा सकता हूँ किसी को लिस्ट अभी। वाह, तो इतनी डिटेल रिसर्च करी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन जो आपको इन्फ्लुएंस करता हो, क्या आप उनको अपनी प्रेरणा मानते हो? हाँ, मतलब बहुत सारे हैं, जैसे कि मतलब मैं ऑनलाइन जो स्टीव जॉब्स जो है, जिनको मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो अचीव किया है, और मैं उनको क्यों मानता हूँ वो रीज़न बताता हूँ कि जो एप्पल में उनका आना जाना था 1-2 बार, और जब एप्पल ग्रो नहीं हो पा रही थी और जब स्टीव जॉब्स को वापस भी उनको पोस्ट दी थी सीईओ की, तो स्टीव जॉब्स ने ग्रो किया था। और जब उनको पता चला ना कि मुझे कैंसर है और मैं सिर्फ मैक्स टू मैक्स 5 साल ही जी पाऊंगा मेरे पैसों की पावर से, उससे ज़्यादा मैं नहीं जी पाऊंगा, वो कंफर्म था। जब आदमी को पता ही चल गया था कि मेरी लाइफ स्पान इतनी है, उसके बाद भी उन्होंने क्या, मतलब क्या नहीं किया, दुनिया को क्या नहीं दिया। उसके बाद मतलब जब आदमी को पता चल जाए कि मेरा तो भविष्य नक्की हो चुका है, मेरी डेथ नक्की हो चुकी है, और उसके बाद आपको मतलब मोटिवेट रखना किसी भी आदमी को, तो वो एक बहुत मतलब बहुत बड़ा काम है। तो उन्होंने वो करके दिखाया था और उन्होंने खुद को भी संभाला और दुनिया को दिया भी बहुत कुछ। तो वो मुझे बहुत मतलब मोटिवेशनल स्टोरी लगती है, क्योंकि आदमी अगर पता चले ना कि मुझे कैंसर है, एक बार पता चल गया, नहीं पता चले तो वो 2 साल जी लेता है, लेकिन पता चलने के बाद मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि 5 दिन के अंदर डेथ हो गई। तो आप अंदर से हार जाते, अंदर से हार जाते कि मेरी डेथ नक्की है 2 साल के अंदर, तो फिर वो 2 साल भी जी नहीं सकते। कुछ भी काम करो तो उससे आप खुश हो, कोई भी काम करो, और मतलब वरना मतलब जिंदगी जीने का मकसद होना चाहिए। अगर मकसद, बिना मकसद अगर जिंदगी जिएंगे तो मतलब जीने की मजा ही नहीं आएगी।
फिर क्या क्यों जी क्यों रहे वही पता नहीं। तो मेरा यही है कि और इस तरह के लोग अगर हो कि जो इतने पावरफुल, मैं तो बोलता हूँ कि ये इससे ज़्यादा पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता कि खुद को पता हो, उसके बाद अगर मुझे पता ही हो कि और उसके बाद इतना ग्रो करना। चलो जीने के लिए जी लेंगे, हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा बहुत मतलब एंजॉय कर लेंगे वेकेशन में, पता ही है। तो वो टाइम अलग बात है कि वो किया, लेकिन अपनी कंपनी को एक लेवल पे ले जाना उस टाइम के अंदर भी, तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल मैसेज है मेरे लिए और दुनिया के लिए भी। थैंक यू सो मच, आपने मतलब इतना सारी चीज़ें बताई, क्योंकि मुझे लगता है कि हम मतलब जो भी काम कर रहे हैं हमें सीखना चाहिए दूसरों से और उनकी गलतियों से। तो आपने काफ़ी सारी लर्निंग्स दी, काफ़ी सारी चीज़ें बताई, मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू। थैंक यू।